हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस की पहली क्लास है आपकी। और इस साइंस की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि प्लानर में हम लोगों ने बताया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर 1 है और इस चैप्टर से हम लोग केमिस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पूरी केमिस्ट्री हमारी इक्वेशंस और रिएक्शंस पर ही बेस्ड है। तो आज उसी चैप्टर को, यानी कि जो केमिस्ट्री का बेस है, उसी चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आखिर होता क्या है। अपने आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनमें कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर होती है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग एक सरल भाषा में हम लोग बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज कैसे हो रहा है? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों गैस हैं। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? वाटर। और वाटर सबको पता है कि क्या है। ये एक लिक्विड है। तो एक नई प्रॉपर्टी के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन इस वाटर की H2O की अलग प्रॉपर्टी है, लिक्विड है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती हैं, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कंबस्चन। जब आग जलती है तो वो आग कैसे जलती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। रस्टिंग। जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होती है। डाइजेशन। डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। डाइजेशन में जो भी हम लोग खाते हैं वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे जो हमने स्टार्च खाया, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक होता है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज़ करके और क्लोरोफिल का यूज़ करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये एक नया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनका यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, ग्लूकोज। तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। फर्मेंटेशन। अगर किसी चीज़ को सपोज जैसे हम लोग अगर मिल्क को लेते हैं और मिल्क को हम लोग बाहर रख देते हैं, फ्रिज में ना रखें, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखें, तो 1-2 दिन के बाद, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मियाँ हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक में ही हो जाएगा। और अगर सर्दियाँ हैं तो लगभग 2 दिन, 1 से 2 दिन लगते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा दूध फट जाता है, तो वो क्या है? वो एक फर्मेंटेशन है। उसके बाद बेकिंग। बेकिंग भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में, वो भी केमिकल रिएक्शन
बताते हैं। और अगर हम लोग लेबोरेटरी की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल लिया, या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर हम लोग जब मिलाते हैं तो वो एक लिक्विड एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, केवल इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये भी ये हमारा लिक्विड है और ये हमारी गैसेज हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन समझिए क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग जल्दी से देखते हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ में बनते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ऐसे प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ में फॉर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे बढ़ें। केमिकल रिएक्शंस के हम लोग ने एग्जाम्पल भी देख लिए, चाहे वो लेबोरेटरी के अंदर हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, मिल के लिक्विड वाटर बना रही हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, मिल के लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। अगर डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कंबशन हो गया, आग जलती है जो, रस्टिंग हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, बेकिंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है, जैसे हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो ये जो एरो है, एरो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ें जो लिखी हैं इनको आखिर कहते क्या हैं, ये हैं क्या? तो इन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो अगर इनको हम लोग ऐसे देखें, जैसे एक रिएक्शन ये आपके सामने लिखी है कि NH3 प्लस HCl गिव्स अस NH4Cl, NH3 प्लस HCl गिव्स अस NH4Cl। तो ये जो हमारे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट हैंड साइड में लिखे हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो NH3 और HCl हो गया वो क्या हो गया? रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इतनी बात समझ आ गई कि क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट और क्या होते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन से होते हैं? सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो एज ए रिजल्ट हमको मिलते हैं एलिमेंट, सब्सटेंस, उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ ली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं? जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अगर वो चीज़ें कहीं भी दिखती हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो क्या क्या हो सकती है? जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई रिएक्शन होगी तो हो सकता है प्रेसिपिटेट बने।
या फिर चेंज इन कलर, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कलर चेंज हो जाए, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शन के बाद में टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, या फिर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जैसे अभी हम लोग ने देखा कि गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और मिलके लिक्विड H2O बना रही हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रही हैं और लिक्विड HCl बना रही हैं, तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। तो अब हम लोग इनको देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस में अगर आप देखोगे कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डाले जाएं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप ये देख रहे हैं ना फिगर में कि ये छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हैं और इसमें जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ से ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। या फिर जब मैग्नीशियम को किसी भी डाइल्यूट एसिड में, सपोज अगर मैग्नीशियम को हमने डाइल्यूट HCl में डाला, मैग्नीशियम को अगर हमने डाइल्यूट HCl में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है उसमें कि गैस भी बने। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि नीचे कुछ जो पाउडर या फिर ऐसे सॉलिड फॉर्म में कुछ बच जाए। तो अगर हम लोग देखें कि बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर हम लोग डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट पाउडर बनता है। ये आप देख रहे हो, ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, ये दोनों के सॉल्यूशन जब हम लोग डाल रहे हैं तो ये जो वाइट कलर का ये जो बन रहा है, ये जो वाइट कलर का बन रहा है ये बेरियम सल्फेट का वाइट एज ए प्रेसिपिटेट पाउडर बन रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन जो लेड आयोडाइड है, लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब में। अगर हम लोग फिर से देखो, अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे इनके सॉल्यूशन को तो येलो कलर का लेड आयोडाइड का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ें। चेंज इन कलर, आपने जनरली देखा होगा जैसे एप्पल को अगर आप काट के रख दो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एप्पल का कलर चेंज हो जाता है, वो वाइट से थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश रेड होने लगता है। वो क्यों होता है, रस्टिंग हो रही है, और रस्टिंग अभी हमने पढ़ा है, रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही बनाना को देखो, आप बनाना को अगर आप लाओ, जैसे ग्रीन बनाना लाए, थोड़े समय बाद वो येलो हो जाएगा यानी कि पक जाएगा। तो जब जो फल जो फ्रूट्स पकते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो भी केमिकल रिएक्शन है। फिर और अगर पके हुए केले को आप रख लो तो थोड़े समय बाद वो ब्लैक होने लगता है, काला हो जाता है। तो ये कलर चेंज के हमारे एग्जाम्पल हैं, केमिकल रिएक्शन में कैसे कलर चेंज भी हो सकता है। अब चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल देखें, जैसे घर में आप लोग के टाइम पे तो नहीं होता, पुराने टाइम में होता था, अब ये लैब में आ गया, पहले घर घर में ये होता था। पहले क्या होता था, जैसे वाइट वॉश होता है तो आज के टाइम में जो पेंट होता है, पहले जो है चूने का वाइट वॉश होता था। तो जब वाटर में अगर चूना डालो, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, तो क्या होता था कि टेम्परेचर बढ़ जाता था, एकदम से टेम्परेचर बढ़ता था, मतलब बहुत सारी हीट रिलीज होती थी जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता था। तो ये टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि कैसे भी बढ़ सकता है। अच्छा,
अभी जैसे कंबस्शन की बात करी थी कि अगर हम लोग वुड लें, लकड़ी लें और उसको जलाएं, तो क्या होता है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। जैसे हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वही टेम्परेचर ये बढ़ रहा है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर चेंज होने का केमिकल रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं। चेंज इन स्टेट, अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग गैस फॉर्म में ले रहे हैं और वो लिक्विड चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल रिएक्शंस की। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ ली, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। तो केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको अगर हम लोग सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में, सब्सटेंस के सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस मेथड को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। क्या, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो सब्सटेंस हैं, उनको सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जैसे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे अगर हमको एक स्टेटमेंट दिया जाए कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक मेटल, तो जिंक को का क्या होता है सिंबल, Zn, प्लस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया इस स्टेटमेंट को, इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन ये है कि जिंक मेटल को, जब अभी हम लोग ने एग्जांपल भी पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि जब जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने फॉर्मूले और सिंबल के फॉर्म में, यानी कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इस मेथड को ही हमने बोला क्या, केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी है, आसान सा, समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन तो हमने सीख ली, लेकिन इक्वेशन में अब हम लोग को सीखना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन टॉपिक तो ठीक है, किस लिए पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, क्या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसलिए पढ़ते हैं कि सिलेबस में है या फिर हमारे बोर्ड्स में आता है, इसलिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसलिए पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हर रिएक्शन में, हर इक्वेशन में फुलफिल होना चाहिए, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हर जगह पे फॉलो होगा। ये हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह पढ़ा है ना, कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिसका जो मतलब वो इक्वल रहेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इधर से उधर लेकिन इक्वल रहेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं इक्वेशंस की। तो जैसे अब आपके एनसीईआरटी में जो मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छा मेथड है, लेकिन छोटी इक्वेशंस तक, जैसे H2 प्लस O गिव्स अस H2O, इसमें हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन हो, जैसे इस तरीके की CuSO4 प्लस NaOH प्लस गिव्स अस CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको दोनों मेथड
बताऊंगा। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है जो एनसीईआरटी का है, एक दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर है और बहुत कम टाइम में हो जाता है। कैसी भी इक्वेशन हो, बहुत कम टाइम में उससे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल छोटी वाली इक्वेशन में करके दिखाता हूँ, फिर आपको वो वाला मेथड भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो भी एटम्स हैं, जो भी सब्सटेंस के एटम्स हैं, उनको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, O, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे O के ऑक्सीजन का कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम O2 लगा दें, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के आइटम हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, 2, यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, 1। ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करें, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के आइटम, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे तो 4 हो गए। तो अब क्या करें, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आइटम हो गए हाइड्रोजन के, और यहाँ पे भी 4 आइटम हो गए हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन के 2 आइटम। तो ये हमारी हिट एंड ट्रायल से कंप्लीट हो गई। चलिए, अब जैसे ये है सेकंड इक्वेशन, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको हिट एंड ट्रायल से आप लोग ट्राई करना, मैं एल्जेब्रिक मेथड से दिखा रहा हूँ। चलो लिखना क्या है इसको, तो अब यहाँ पे C का यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट लगा देते हैं, A, B, C एंड D। C का A है, यहाँ पे C का इज इक्वल टू C है, H का यहाँ पे A है, यहाँ पे H का, अच्छा यहाँ पे H का A नहीं है, यहाँ पे H का कितना है, H का 4A, यहाँ पे H का कितना है, 2D, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का कितना है, 2B, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 2C, 2C प्लस D, ये भी तो है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, अज्यूम कर लेते हैं किसी ABCD में से किसी को भी एक को एक मान लेते हैं। तो A को हमने मान लिया 1, लेट A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 1 देन C इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2D देन D इज इक्वल टू 2 आ गया, B की वैल्यू नहीं आई है। अच्छा, अब यहाँ पे रख देते हैं, तो 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 यानी कि 4 2B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 2। देखो अब जरा हम लोग लगाते हैं, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं यहाँ पे। तो A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो CH4 प्लस B की वैल्यू कितनी है, 2, 2O2 गिव्स अस, C की वैल्यू कितनी है, 1, CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 2, 2H2O, 2H2O। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, C कितना है, 1, C कितना है 1, H कितना है 4, H कितना है 4, 2 2 4, ऑक्सीजन कितना है 4, 2 और 2 4, कंप्लीट हो गया, आ गया ये। तो एल्जेब्रिक मेथड से आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। समझ आ गई, क्या करना क्या है आपको, कि कोफिशिएंट लगाना है ABCD जितने भी आपको दिख रहे हैं उसका इक्वल करना है। जैसे C का कितना है A, यहाँ पे C का कितना है C,
एच का कितना है 4a, 4a, यहाँ पे एच का कितना है 2d, तो 2d इक्वल कर दिया। फिर ऑक्सीजन का कितना है 2b, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2c प्लस d। अब अज्यूम कर लेना है, हमने ए को अज्यूम कर लेते हैं, किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी डी, किसी को भी कर सकते हैं, हाँ किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए को कर लिया, ए को 1 मान लिया, तो ए को अगर 1 माना तो सी की वैल्यू भी 1। अब ए की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई 2। अच्छा, अब अगर यहाँ पे सी और डी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगी बी की वैल्यू 2। यहाँ पे पुट कर दो, जहाँ पे ए बी सी डी लिखा था वहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू रख दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। समझ आ गया? ईजी है। आगे बढ़ें, चलो एक इक्वेशन और करते हैं। इस इक्वेशन में सी लिखा है CuSO4 प्लस NaOH गिव्स अस CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट लगा लेते हैं A, B, C एंड D। तो अब इक्वल करते हैं, Cu A है, यहाँ पे Cu C है, इक्वल टू C कर दिया। यहाँ पे SO4, तो SO4 पूरा है, SO4 एक साथ ले लेते हैं। तो SO4 यहाँ पे A है, यहाँ पे SO4 कितना है D है, तो D ले लिया। यहाँ पे Na कितना है B है, यहाँ पे Na कितना है 2D है। अच्छा, OH, यहाँ पे OH कितना है, OH B है, और यहाँ पे OH कितना है 2C है। ठीक है, ये निकल आया। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं A इज इक्वल टू 1। अगर A इज इक्वल टू 1 है तो C इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, C इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो A और C की वैल्यू निकल आई, और D की वैल्यू भी 1 है तो D की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ये D की वैल्यू भी 1 आ गई। अब D की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी यहाँ से, और C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू तो निकल आई ना, और D की वैल्यू A B तो सबकी निकल आई, फिर A B C D सबकी वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं, रख देते हैं चलो और करके देखते हैं, इसी में रख देते हैं। तो A की वैल्यू 1, ठीक है, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। Cu की वैल्यू, Cu 1 है, यहाँ पे Cu 1 है, ठीक है, S 1 है, S 1 है, ठीक है, O कितने हैं O, तो O 4 और 2 6, यहाँ कितने हैं 4 और 2 6, ठीक है। Na कितना है 2 है, Na कितना है 2 है, H कितना है 2 है, H कितना है 2 है। दैट्स इट, हमारी बैलेंस हो गई है। समझ आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। सिंपल, वही करना है काम, आंख बंद करके A B C D। तो Fe 1 है, इधर Fe 3 है, तो 3 A इज इक्वल टू 3C। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2D। उसके बाद O यहाँ पे 1 है B, और यहाँ पे O 4 है तो 4C। चलो अज्यूम कर लो A इज इक्वल टू 1, देन A इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D हो जाएगा, ये यहाँ से निकालेंगे ना, B इज इक्वल टू D हो जाएगा, B इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो C की वैल्यू 1/3, तो B की वैल्यू 4/3, देन D की वैल्यू 4/3। ठीक है, ये कैसी वैल्यू आई है, कोई बात नहीं है, आने दो आने दो, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, A की वैल्यू कितनी है 1, तो Fe प्लस B की वैल्यू कितनी है
4/3, तो 4/3 H2O गिव्स अस सी की वैल्यू कितनी है 1/3 Fe3O4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4/3 H2। ठीक है, इतनी आई। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि ये अपॉन में वैसे तो सही है टेक्निकली, लेकिन ऐसे अच्छी नहीं लगती। तो क्या करेंगे हम लोग, अपॉन का हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्या हम लोग करके देखें चेक सही है कि गलत। Fe के कितने हैं 3, Fe के कितने हैं 3, O के कितने 4, O के कितने 4, हाइड्रोजन के कितने 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 8, दैट्स इट। इसका मतलब सही हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से अलजेब्रिक मेथड से हो जाता है। चलो इसको और करते हैं, S2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। हालांकि ये तो हिट एंड ट्रायल से बुझेगी, चलो इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं। हाइड्रोजन कितने 2 या हाइड्रोजन के कितने 3, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग 3 का लगा देते हैं 3। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 नहीं है तो 2 लगा दिया तो 6 हो गए। नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, दैट्स इट। ये हिट एंड ट्रायल से हो गई। चलो ये एक लास्ट इक्वेशन है, इसको हम लोग फिर से अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। कोफिशिएंट लगाते हैं A B C D। Na का कितना है A, यहाँ पे Na का कितना है C, हाइड्रोजन का कितना है 2B, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2D, O का कितना है B और यहाँ पे O का कितना है C। अच्छा, हाइड्रोजन का कुछ गलत है, हाइड्रोजन का 2B और यहाँ पे कितना है 2D प्लस C। ठीक है। अच्छा, अब देखो अज्यूम कर लो A इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, C इज इक्वल टू 1 हो गया तो B इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब D की वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ से क्या करें C की वैल्यू, C की हो गई, D की वैल्यू निकालनी है तो 2 इज इक्वल टू 2D प्लस 1, C की वैल्यू 1, तो 2D इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, D इज इक्वल टू आ गया 1/2। ये D की वैल्यू आ गई। चलो रखते हैं, तो A की वैल्यू 1 है तो Na प्लस B की वैल्यू 1 है तो H2O गिव्स अस C की वैल्यू कितनी है 1 है तो NaOH प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2 H2। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, अच्छी तो नहीं लगेगी ऐसे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2Na प्लस 2H2O गिव्स अस 2NaOH प्लस H2। ठीक है। अब एक बार जरा चेक करके देखें, Na, हाँ Na के कितने हैं 2, Na के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, हो गई बैलेंस। तो ये इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बड़ी आसानी से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसकी आप लोग को डीपीपी इस लेक्चर में मिल जाएगी। और एक अनाउंसमेंट है कि अब से आपको जो भी ये वीडियो होंगे वो आपको ऐप पर भी अवेलेबल होंगे, और ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। मी एंड मैथ प्रैक्टिस, मी एंड मैथ प्रैक्टिस, वहाँ पे आप जाके साइंस एकेडमिक चूज़ करेंगे। साइंस एकेडमिक चूज़ करने के बाद वहाँ पे आपको फ्री कोर्स में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा फ्री साइंस कोर्स क्लास 10। वहाँ पे आपको ये जैसे जैसे वीडियो रिलीज़ होंगे वैसे वैसे वीडियो मिलेंगे, और उसके साथ में उसकी PDF भी लगी होगी DPP की प्लस क्लास नोट्स की। ठीक है। तो इसी के साथ में अब ये क्लास यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।